सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सर जी, कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? हमें मालूम है कि सर एनडी और सीडीएस का एग्जाम पास आता जा रहा है। कब है? 21 अप्रैल को। ठीक। तो सर, जैसे कि हम अपना साइंस का कर रहे थे, हमें मालूम है कि सर सीडीएस में 30 मार्क्स की साइंस आती है और एनडीए में अप्रोक्स 50 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 30 क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, 50 क्वेश्चन अप्रोक्स एनडीए में आते हैं। ठीक। तो दोनों ही एग्जाम में साइंस एक मेजर पोर्शन रखती है। ठीक। और साइंस यार देखो इतनी भी हार्ड नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, एनसीईआरटी कर लोगे तो ही मतलब पूरी की पूरी मार्क्स गेन कर सकते हो। तो बस उसी चीज को लेकर हम चल रहे हैं। तो सर, हमने मेन मेन चैप्टर कर लिए अपने बायो के, जैसे सेल्स हमने कर लिया है। ठीक। टिश्यू हमने कर लिया है। डाइवर्सिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, पर उसको एकदम आसान तरीके से हमने कर लिया है। सबके पीवाईक्यूज हमने कर चुके हैं। ठीक। पीवाईक्यूज कर लिए हैं हमने सबके। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने क्या लगा है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि कौन बनाता है? एनसीईआरटी बनाती है, जो कि 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बनाते हैं। तो कंसेप्ट तो बाहर हो ही नहीं सकता। ठीक। सबके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिए कुछ ऐसे जैसे। ठीक, ये आपकी एग्जाम्पलर होती है जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक सर। तो आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ। वो क्या है सर? लाइफ प्रोसेस। ठीक। क्या है? लाइफ प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। ठीक है। जैसे आपके ह्यूमन में क्या, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें बस इसी में ही लाइफ प्रोसेस बताता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग का टाइम। देखो यार, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ ही दिन बचे हैं। मान लीजिए आज 6 तारीख हो गई है। ठीक। तो अप्रोक्स मान लीजिए 14 दिन बचे हैं। ठीक। तो बस सिर्फ ये मान के चलो, जब भी मन नहीं करता कुछ पढ़ने का तो रिवाइज कर लिया करो। और यही मानो कि सिर्फ 14 दिन पढ़ूंगा, एकदम मन ला के पढ़ूंगा, एग्जाम निकल जाएगा, बस इसके बाद फिर मौज मस्ती काटनी। ठीक है। ठीक है, अपन भी शुरू करते हैं अपना। कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेस। जो अपन एनसीईआरटी से पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड नहीं करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सिर्फ उसी को करेंगे। ठीक। तो वही लाइफ प्रोसेस में पहला क्या है? आपका न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है? द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड वी ईट। भैया, खाने से जो भी हम एनर्जी लेते हैं, एनर्जी मटेरियल लेते हैं, उसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, हम उसी को बोलते हैं। पर सर, न्यूट्रिशन भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है भैया? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, खुद से, सेल्फ। ठीक। और हेटरोट्रॉफिक जो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, जैसे कि हम। ठीक। अब ऑटोट्रॉफिक में एग्जांपल आपके प्लांट्स आ जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक में आपके एग्जांपल एनिमल्स आते हैं। ठीक। तो इसी को और डिटेल में देखते हैं कि भैया ये कहना क्या चाह रहा है। सुन लीजिए सर, फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है। इसी, अब मैं बोल दूं आपको कि सर इसी पैराग्राफ में से सेम क्वेश्चन दो दो बार उठ के आया है। ठीक, सेम क्वेश्चन दो दो बार उठ के आया है। अभी देखो पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पीवाईक्यू बताता भी हूँ। वो मैंने दो क्वेश्चन सिर्फ को एक ही बार लिया, बट इसी पैराग्राफ में दो क्वेश्चन सेम आए। ठीक। देखिए क्या बोलता है ये, कि भैया कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स take in substance from the outside and convert them into stored forms energy. ठीक। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of a sunlight and chlorophyll. क्या बोल रहा है भैया कि ऑटोट्रोफिक मोड कौन लेता है? प्लांट्स। कैसे? फोटोसिंथेसिस बना के। ठीक। तो क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो जो इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आप भैया दुकान गए पापा के साथ, आप पापा के साथ दुकान गए, आपको दुकान से क्या क्या इंपॉर्टेंट था खाना बनाने के लिए? मसाले ले लिए, नमक ले लिया। तो ये लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो लेते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रही, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट किस लिए यूटिलाइज होता है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो टिक करने जा रहा था मैं, कि द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार। मैं बात कर रहा था सर, इसी पैराग्राफ में से दो दो क्वेश्चन कौन सा है? यही आया है कि कौन से फॉर्म में आपके जो प्लांट में स्टोर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च, विच इज सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। Somewhat similar situation is seen us where some of the energy derived from the food we eat is stored
इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब आपने क्या समझा सर कि स्टार्च किस फॉर्म में, प्लांट में किस फॉर्म में होता है स्टोर, स्टार्च में, और एनिमल या फिर ह्यूमन में किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अभी आपको विश्वास नहीं होगा तो देख लो आप, मैंने लगाया भी पीवाईक्यूज आपके लिए। देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ है? ये देखो आप। क्या भैया स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो स्टार्च इज प्रेजेंट इन लिवर, नहीं। ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल। ठीक, तो कौन सी बात सही है? ये बी वाली सही है। ठीक है, बात समझ आ गई सर, इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। ओके सर, अब देखो चीजें बनती कैसे हैं, होती कैसे प्लांट में, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये भैया आपकी वो है क्या, आपकी रिएक्शन है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखो कि 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। प्लांट्स, हम गए थे दुकान से हमने मसाला नमक लिया है, तो प्लांट से भी क्या किया, CO2 और 12H2O ले लिया। ठीक, अब क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना है, ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज बोले तो एनर्जी ठीक है, C6H12O6 और C6O2CH2 बना है। अब भैया इनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है, उस चीज को देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है भैया, लाइट एनर्जी आती है कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या भैया, कि क्या होता है, सबसे पहले भैया लाइट एनर्जी ले ली, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो लाइट एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। कंफ्यूज ऐसे करेंगे कि क्या लाइट आने के बाद केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लोग सोचेंगे हाँ भैया हमें लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, तो किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी। नहीं साहब, लाइट एनर्जी तो आती है, वो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। कन्वर्ट होने के बाद वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किसमें स्प्लिट होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बात समझ में आ गई। पहली चीज लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल। फिर लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर का स्प्लिटिंग होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि इसके बाद रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और फिर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बस आपको तीन चीजें जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, एकदम याद कर लो। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, फिर क्रॉस सेक्शन। अच्छा भैया, इनमें ग्रीन डॉट्स, क्लोरोफिल के पास जो होती है ग्रीन डॉट्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोग के। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो कि ये सब फोटो, अच्छा ये भी आपका पीवाईक्यू में आ चुका है। ये ये क्वेश्चन कि भैया एक लीफ है, उसको हमने आयोडीन किसमें डाला तो उसका कलर क्या हो जाएगा, तो आपको कलर क्या याद रखना है, आयोडीन सोल्यूशन में डाला तो आपका कलर क्या हो जाएगा, आपका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक, बस इस चीज को याद रखना है कि भैया एक लीफ है, ठीक, उसको हमने किसमें डाला, उसको हमने आयोडीन में डाला, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक, ये किसका कलर है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो ब्लू कलर है ये क्या दिखा रहा है कि इनमें क्या प्रेजेंट है साहब, इनमें प्रेजेंट है स्टार्च। क्या प्रेजेंट है, मतलब जो ग्रीन वाला है वो दिखा रहा है स्टार्च, ब्लू वाला है कि भाई स्टार्च खत्म हो गया है। ठीक है सर, अब अपन क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, अब आपने अपन लोगों ने स्टोमेटा पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्या होता है, आपका स्टोमेटा होता है। यहाँ से क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है कि आपके गैसियस एक्सचेंज होते हैं। ठीक, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनसे फोटोसिंथेसिस होता है, बट इट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स द सरफेस ऑफ स्टेम रूट्स एंड लीव्स एज वेल। देखो भैया, बात समझ आ गई, कुछ नहीं बोला मैंने कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स पे। यही स्टोमेटा, ये क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जैसे CO2 लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, तो ये सब कौन करते हैं, ये सब आपके स्टोमेटा ही करते हैं। ठीक, इनके पास एक सेल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल होता है। ठीक, अगर गैसेस लेना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन। गैसेस लेना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन, और क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ओपन हो जाएगा और स्वेल हो जाएगा। जब गैसेस छोड़ देता है, गैसेस छोड़ देता है, गार्ड सेल जब बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तभी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक, इन दो वर्ड को याद रखेंगे, क्लोज होगा तो श्रिंक हो जाएगा, ओपन होगा तो सेल होगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। देखो क्या लिखा है, द गार्ड सेल, द गार्ड सेल swell when water flows into them, जब पानी आएगा फिर गैसेस आएगी, causing the stomatal pore to open. Similarly the pore, similarly the
पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, छोटी सी चीज थी। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अपन कहाँ पढ़ते सर? अपन पढ़ते हैं आगे। ये क्या हो गया, लोड क्यों नहीं हो रही? ठीक, सिर्फ जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज करो सिर्फ आप वही पढ़ लीजिए। ठीक है। What so far we have talked about autotrophic meet their energy requirements, but they also need the raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plant. Other materials like nitrogen, phosphorus, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, हम बोलते हैं कि भैया पानी को, एक पौधे को जितना पानी जरूरी है उतना ही सॉइल जरूरी है। क्यों भैया, सॉइल क्या जरूरी है? पानी से तो खाना ना ऐसा बना लेगा, अब उससे ज्यादा क्या जरूरी है? वे जो अदर अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो आप खाना तो खा रहे हो पेट भर के, बट सब आपको डॉक्टर बोलता है कि फल फ्रूट भी खाओ, तो वो क्यों खाना है भाई? जब खाने से पेट भर ही रहा है, कुछ ना कुछ लग ही रहा है, तो फल फ्रूट क्यों खाने? क्योंकि उससे आपको अदर प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ऐसे ही प्लांट के साथ भी है, उनको सॉइल चाहिए, ठीक, जिसमें उनको अदर मटेरियल्स मिलते हैं। याद करने वाली क्या चीज है? एग्जाम में आया कि नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन, मतलब ऑप्शन दे देगा और वो पूछे विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रोफिक यार अपन कुछ नहीं किया, बस प्लांट्स के बारे में थोड़ा समझा, उनके फोटोसिंथेसिस के बारे में समझी, स्टोमेटा के बारे में समझा, और कुछ भी नहीं। ठीक, अब अपन आ जाते हैं हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक क्या होते हैं भैया? वो फॉर्म ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि डिपेंड होते हैं किस पे? दूसरे पे। किसके लिए? फूड मटेरियल के। ठीक है, जैसे कि हम खुद खाना बनाते क्या? अब वो खुद खाना बनाना नहीं कि भैया आपका गैस पे जाओ खाना बना लो, वो खुद खाना बनाना नहीं। ठीक है, वो तो हम खरीद के लाते हैं कहीं से, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक, तो हम क्या हुए? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें कि अलग अलग एग्जांपल क्या दे देते हैं भैया कि ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। मतलब हेटरोट्रोफिक उसी को बोलते हैं कि जो फूड मटेरियल को बाहर ब्रेक डाउन, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। उसको उनका एग्जांपल क्या है? फंगाई, ब्रेड मॉल्स, ईस्ट एंड मशरूम। देखो, हेटरोट्रोफिक तो वो हो गया। ठीक, अब एक और चीज होती है जो भैया आपका जो खाना है ना, उसको बाहर पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसका एग्जांपल क्या है? फंगाई। फंगाई में जैसे एग्जांपल ले लो ब्रेड माउल्ट, ईस्ट एंड मशरूम, ये अच्छा, ये किस में आते थे? ये फंगाई के ग्रुप में आते थे। हमने कल किंगडम्स डाइवर्सिटी पढ़ी थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब याद होगा। ठीक है। अब भैया कुछ होते हैं, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि किसी को बगैर मारे उसको खा जाते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं पैरासाइटिक। ठीक, ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक और पैरासाइटिक। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका कैसकटा या फिर अमरबेल, लाइस, लीचीज एंड टिपवर्म्स। लीचीज से कुछ याद आ रहा है? लीचीज ये कौन से इसमें होता है? इसमें क्या होता है? सेगमेंट्स होती है। ठीक, सेगमेंट मतलब कौन सा ग्रुप? एनेलिडा। आई होप मैंने जो डाइवर्सिटी पढ़ाया था आपको अच्छे से याद होगी। ठीक, उसी चैप्टर का ये। ठीक है, तो ठीक है, अपन थोड़ा अमीबा के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हो? देखो, ये अमीबा है सब, ये इसका न्यूक्लियस। अब देखो क्या होता है कि मान लो अमीबा के सामने कोई फूड है, तो वो क्या करता है? अमीबा ने पूरा, इसके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है। भैया हम ये सब सब पढ़ चुके हैं, जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ। सेल में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। ठीक, अमीबा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ये स्यूडोपोड ये सब पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि देखो ये अमीबा है, ये इसके पास फूड पार्टिकल्स है जिसको ये खाना है, तो इसके पास जाता है और ये कुछ इस प्रकार का शेप ले लेता है कि इस फूड की अगल बगल पूरा एक वॉल जैसी बना लेता है अपनी उसका। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सूडोफोडिया। फिर वो क्या करता है? उस फूड को पूरी तरीके से घेर को उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो इसी से अमीबा क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन, खाना आना, ये सब खाता है। ठीक, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपन डायरेक्ट आ जाते हैं अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पे। भैया हमने न्यूट्रिशन किस किस में देख लिया? प्लांट में देख लिया, अलग अलग उसमें देख लिया। अब हम अपने बारे में न्यूट्रिशन देखते हैं कि हम लेते कैसे हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप ये, ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मैं सही करता तो वीडियो दिखाने पर चलिए कोई बात। क्या बोलता है? वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग ऑफ फूड विद आवर टीथ। देखो ये आपका सबसे पहले पढ़ने से पहले एक बार आप ये देख लो, ये हमारी पूरी बॉडी है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है सर? टंग से, फिर जाता है माउथ में, माउथ में मतलब बकल कैविटी, पूरे दांत दांत। ठीक, फिर वो यहाँ आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब ये जो हमारी फूड पाइप है ना, यहाँ से आपका खाना आता है।
खाना जाता है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक होता है, ठीक। यहाँ पे आपका क्या होता है, लिवर होता है, ठीक है, पैनक्रियाज होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस होता है, ठीक। अब ये सब क्या काम करते हैं, गॉल ब्लैडर होता है, ये सब क्या काम करते हैं, कौन क्या सीक्रेट करता है, उन सब के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो क्या बोलता है ये, कि सबसे पहले जो है वो खाना कहाँ जाता है, खाना हमारे मुंह में जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अपने उस फूड को अपनी टीथ से क्या करते हैं, छोटा छोटा क्रश करते हैं, क्या करते हैं, छोटा छोटा उसको तोड़ते हैं, ठीक। Since the lining of canal is so soft, the food is also wetted to make its passage smooth. When we eat something, we like our mouth waters. जब हम कुछ खाते हैं तो हमें अपना पानी गीलापन होता है, वो होता क्या है, वो वाटर नहीं होता, एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। Another aspect of food we ingest its complex nature. If it is be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. देखो होता क्या है कि अब जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसको जितना हो सके उतना तोड़ के खाया करो। क्या बोलते हैं भैया बड़े लोग कि भैया खाना को जितना चबाओगे, जितना छोटे छोटे टुकड़ा करोगे, उतना आपका डाइजेशन सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो मशीन है ना, अगर आप उसको जितना आसानी से दोगे वो उतना आसानी से और डाइजेस्ट करेगी। अब पूरे भारी भरकम दे दोगे तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या होता है, आपका जो सलाइवा है वो मदद करता है, क्या आपके आप जो एक तो आप दांत से चबा रहे हो, और सलाइवा इसमें भी मदद करता है कि आपकी जो फूड है वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा कंटेन करता है कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। द फूड इज मिक्स्ड थ्रूली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय मस्कुलर टंग। ठीक है, हमने खा पी रहे हैं सब, अभी मुंह में ही चल रहा है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। फिर भैया क्या होता है, जब हमने सब खा लिया, अब क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ अ कैनल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब क्या होता है कि भैया हम खा रहे हैं, चबा रहे हैं, अब हमने क्या उसको निगल लिया, अब निगलने के बाद फूड कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे, ये इसोफेगस में। तो ये जो पाइप होती है ना, इसको क्या करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, ताकि आपका जो फूड है वो आगे जाता जाए। इसको क्या बोलते हैं, दिस पेरिस्टालिक मूवमेंट। इस जो जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है रिदमिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट, अकर ऑल अलोंग द गट। From the mouth, the food is taken to the stomach through food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. कुछ नहीं बोला भैया उसने, खाना खाया, esophagus में आ गया, अब वो सीधा कहाँ पे आएगा, अब वो आपके आएगा स्टमक में, ठीक। स्टमक में क्या होता है, द डाइजेशन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में क्या होता है, ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ स्टमक। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक की वॉल पे। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड अ म्यूकस। क्या बोला भैया, स्टमक में आ गए तो स्टमक में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक की दीवार में। वो तीन चीज रिलीज करता है, एक HCl, फिर पेप्सिन और म्यूकस। HCl वही जो आपके हाथ को जला देता है, वही HCl। सोचो, जो आपके हाथ को जला देता है वो आपके पेट में है, ठीक। होता क्या होगा, अब देखो क्या होता है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन टू एंजाइम पेप्सिन। देखो क्या होता है, पेप्सिन का मेन काम क्या होता है, कि जो भी फूड है उसमें से प्रोटीन को क्या करना, डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को। पी से पेप्सिन, पी को प्रोटीन करना। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसको एक कंडीशन चाहिए होती है कि वो जो खाना हो जाए वो कौन सी मीडियम में हो जाए, वो एसिडिक मीडियम हो जाए। एसिडिक मीडियम में कौन करता है, HCl करता है। HCl पूरा एसिडिक मीडियम में कर देगा, फिर पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन उस प्रोटीन डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। पर जब उसने HCl मिला दी तो भैया आपका पेट जलता नहीं है। तो पेट न जलने की वजह से क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, आपके पेट में एक कवर कर देता है, ताकि आपका जो HCl है वो पेट को ना जलाए, ठीक। What other function do you think is served by the acid? The mucus protect the inner lining of the stomach from the acid. Mucus क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग के स्टमक को, ताकि वो एसिड से जले ना। ठीक है, बात समझ आ गई, ये तीनों चीज क्या करती है स्टमक में, ठीक है। अच्छा, आपने कभी का एसिडिटी सुना है, ठीक है, सब तो। एग्जिट फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। अब ये पेट में सब चीजें हो गई, प्रोटीन आपका डाइजेस्ट हो गया, जो भी चीज डाइजेस्ट होनी थी वो हो गई। अब आगे कहाँ जाती है, अब वो दूसरे इसमें जाती है, कौन से, किसकी मदद से, बाय स्फिंक्टर मसल। इसको याद रखना है, अभी तक पूछा नहीं है बट फिर भी स्टिल पूछ सकता है। रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल विच इज रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन।
फ्रॉम द स्टमक। अब देखो सीधे बात समझो, अभी होता क्या है, पेट जो है, पेट का खाना सीधे कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले कुछ चीजें होती हैं, ठीक। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिल्टर्ड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। सबसे बड़ी कौन सा होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्या कि the length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat। हमेशा याद रखेंगे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स मतलब जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, जो ईटिंग ग्रास करते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। वहीं पे टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। और जो मीट वीट जो खाते हैं, जैसे जो कार्निवोर्स हो गए, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब होता है क्या, आगे पढ़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिड। भैया जो फूड में था वो एसिड था। अब भैया म्यूकस तो सिर्फ स्टमक में लगी थी ना, म्यूकस सभी में तो नहीं लगी थी। तो वो एसिडिक मीडियम अगर आगे जाएगा तो जला नहीं देगा। तो होता क्या है, उस एसिड को, एसिड न रहने के लिए हमें क्या, हमने मालूम है भैया, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिला दो, बेस मिला दो। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, तो बस वही काम होता है। इट हैज टू बी, अब उनको क्या करना पड़ता है, अल्कलाइन करना पड़ता है। किसकी मदद से, तो पैनक्रियाज छोड़ता है अपने पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। अरे, पैनक्रियाटिक एंजाइम छोड़ता है, और बाइल जूस फ्रॉम द लिवर। लिवर क्या छोड़ता है, अपना बाइल जूस, ताकि ये सब क्या हो सके, ये सब जो है आपका जो एसिडिक है वो बेसिक मीडियम हो सके। ठीक। और साथ ही साथ दिस इज एन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। Bile salt break down them into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is a similar to emulsifying action of soap on dirt we have learned about in the pancreas. Chapter 4. The pancreas secretes pancreatic juice, which contain enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat. The walls of the small intestine contain glands which secrete intestine juice. देखो सर, हो क्या रहा है, स्टमक से भैया आपके इंटेस्टाइन में खाना आना था। खाना आने से पहले आपका जो खाना इंटेस्टाइन में आने से पहले वो एसिडिक मीडियम था। एसिडिक को बेसिक बनाने के लिए क्या 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 छोड़ा गया, पैनक्रियाटिक जूस छोड़ा गया, ठीक। और बाइल जूस छोड़ा गया। बाइल जूस आपका क्या होता है, बाइल जूस कौन छोड़ता है, लिवर छोड़ता है। इसका मेन ये क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, बाइल जूस आपके फैट्स को तोड़ता है, ठीक। अब होता क्या है कि पैनक्रियाटिक जूस में दो चीज होती है, क्या होती है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लिपेस होता है। ट्रिप्सिन का क्या काम है, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। फिर से ट्रिप्सिन में पी आ रहा है, मतलब ऐसे एक तरीके से याद करने के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन फैट्स, ठीक। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी आ गया, कौन आपका खाना आ गया, विच सीक्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस होती हैं जो कि सीक्रेट होती हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। अब इंटेस्टाइन में होता क्या है, बात समझ आ गई कि भाई कैसे कैसे क्या चल रहा है। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोटीन को सब तोड़ रहे थे, तोड़ते तोड़ते प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट्स जो है वो किस में होता है, इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हमने अभी पढ़ा था कि आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कहाँ पे जाके पूरे डिसॉल्व होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होते हैं। तो आपका फैट किस में होगा, फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। Digested food is taken up by the walls of intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection. अब क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं विली। ये क्या करता है, ये भैया ये जितने भी सब इन सबको ऑब्जॉर्व करता है। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स व्हिच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है कि जो भी चीजें हमने एब्जॉर्ब करी, न्यूट्रिएंट मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको एब्जॉर्ब करता है। ये चीजें एब्जॉर्ब चीजें कहाँ पहुंच जाता है, सभी सेल में पहुंच जाता है, ठीक। विच इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड द रिपेयर ऑफ। और ये सब जो जो भी बॉडी के सब काम होते हैं उन सब में ये सब यूज होते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। प्रोटीन वोटीन हमने डाइजेस्ट कर लिया, वो डाइजेस्टिव चीजें कहाँ जाती हैं, विली से। विली से सारे ब्लड वेसल्स में जाती है। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो क्या होता है, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे
उसमें से भी उस बचे में से जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को एकदम वो क्या करता है, वो एकदम डालता जाता है, जितना एकदम आखिरी तक जब तक रस नहीं निकलता तब तक उसको डालता रहता है। ठीक, तो बस वैसे ही हमारी बॉडी भी करती है कि जो बचा खुचा है उसको भी जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसमें से भी उसको खाली नहीं जाने देती, उसमें से जितना हो सके उतना वाटर निकालती है। ठीक, एब्जॉर्ब करती है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। ठीक, अब जो बचता है रेस्ट ऑफ द मटेरियल, बस बस भैया उसको कुछ नहीं हो सकता, अब वो कहाँ अब वो निकल जाता है। ठीक, द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है सर, बात समझ आ गई कैसे कैसे क्या चीज हो रही होती है। पहले जाएगा माउथ में। ठीक, पहले जाएगा माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो है, अमाइलेज जो है वो गीला करेगा, फिर उसको तोड़ेगा। फिर आएगा इसोफेगस में, इसोफेगस स्टमक में आएगा, जिसमें तीन चीजें होती हैं, HCl, ठीक है, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, HCl एसिडिक मीडियम बनाएगा, और म्यूकस स्टमक को HCl से बचाएगा। फिर वो आगे जाती है, आगे ये सब क्या करते हैं भैया, पेनक्रियाज अपने जूस छोड़ता है, कौन कौन से, ट्रिप्सिन और लिपिड। ट्रिप्सिन क्या करता है, आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और लिपिड फैट। ठीक, वहीं पे लिवर जो है क्या छोड़ता है, बाइल जूस, ताकि ये सब बेसिक हो सके। ठीक, जो एसिडिक मीडियम आ रहा था, और ये सब क्या कर देंगे, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक, ये सब बेसिक का काम कर देंगे, ताकि आपका जो मीडियम है फूड का वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, अब फिर वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आपका प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, ग्लूकोज में। और आपका फैट, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। फिर वो फूड कहाँ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां से वाटर लेती है, और आखिरी में एनल से निकल जाता है। ठीक, इतनी सी चीज थी आपके न्यूट्रिशन इन इसमें, इसमें क्या नाम है, ह्यूमन बीइंग में। ठीक, तो यहाँ तक आपका खत्म होता है क्या, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आ जाता है सर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कुछ चीज मत रखो, कुछ चीज याद मत रखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ बड़ी चीज याद मत रखो, सिर्फ इसको याद रखो। किसको, सिर्फ इसको, बस। नहीं कुछ याद हो रहा तो बस इसको याद रखो, बहुत है, इसी में से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या बोलता है भैया, देखो इसी को ही पढ़ते हैं, और कुछ मत पढ़ो। ठीक है, respiration, अच्छा, दो टाइप के होते हैं, इसी में बता दूंगा, चलो। देखो क्या होता है भैया, याद रखो सिर्फ इसी को, कि आपको ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कितने का होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसको भी याद रखना है, फिर बोलो। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। तो पायरुवेट मतलब 3 कार्बन में, 6 कार्बन का 3 कार्बन में। कहाँ पे होता है, इन माइटोप्लाज्म। कहाँ पे होता है, इन माइटोप्लाज्म। याद रखेंगे, कहाँ पे होता है, इन माइटोप्लाज्म। ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे, इन माइटोप्लाज्म में। अब पायरुवेट 3 जगह होता है, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में। देखो दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, रेस्पिरेशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन सा, एक जहाँ पे O2 प्रेजेंट होती है, एक जहाँ पे O2 नहीं होती है। ठीक, जहाँ पे O2 प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे नहीं होती उसको बोलते हैं एनारोबिक। ठीक, बात समझ में आ रही है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है सर। ठीक है, अपन आ जाते हैं। अब देखो आपका पायरुवेट भैया 3 जगह होगा, ईस्ट में होगा, मसल सेल में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखो, आपका पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो किस में कन्वर्ट होगा, वो इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी में। इथेनॉल में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी में। ये चीजें कहाँ होंगी, ये चीजें ईस्ट में होंगी। पूछ लेगा कि आपका इथेनॉल, पायरुवेट से इथेनॉल कहाँ बनता है, तो क्या नाम दोगे आप, ईस्ट बनता है, ईस्ट में बनता है। फिर पूछ लेगा कि पायरुवेट से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, कहाँ पे बनती है, आर मसल सेल्स में। मसल सेल्स में क्यों बनती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन था ही नहीं, फिर ऑक्सीजन की कमी हुई, और फिर ऑक्सीजन अच्छा खासा मिल गया। ठीक है, बात समझ आ गई, एक सीरीज बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो पायरुवेट सबसे पहले इथेनॉल बना कहाँ पे, ईस्ट में, क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। फिर आपका पायरुवेट लैक्टिक एसिड बनाता है, कहाँ पे, हमारे मसल सेल्स में। देखा होगा भैया कि कोई दौड़ता है ना, तो उसे क्रैम्प आ जाता है, मतलब अचानक से दुखने लगता है, नस चढ़ जाती है, हम ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है। क्योंकि जब आप दौड़ते हो ना, तो आपकी सांस क्यों फूलती है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं आती। जब आप ही को ऑक्सीजन नहीं आ रही तो आपके सेल्स को कहाँ से आएगी, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं आती, तो वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे आपके क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेन होने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक। अब भैया होता है, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जहाँ पे क्या बनाता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और एनर्जी बनाता है। ये चीज कहाँ पे होती है, ये चीज होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इस चीज को बस ध्यान रखना है भैया, कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट सबसे पहले, पायरुवेट 3 चीज में होगा,
इथेनॉल बनाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाएगा, कहाँ पे, ईस्ट में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे होती नहीं है। फिर वो लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस एनर्जी बनाता है, कहाँ पे, मसल सेल्स में, वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक। फिर जो है आपके माइटोकॉन्ड्रियम बनाता है, जहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, इस चीज को बस ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है हमारी एनर्जी बनती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अच्छा, एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है। कहाँ पे पढ़ाया था, सेल में पढ़ाया था, एनर्जी करेंसी। तो यहाँ पे भी कहीं लिखा हुआ, हाँ, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, एमसीक्यू भी है, शायद मैंने सेल में लगाया था ये। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, ठीक एनिमल सब। ठीक है, तो एक चीज जरूरी थी, कहाँ गई, टोमेटो द, हाँ, ये देखिए सर, ये भी आपकी जरूरी है। क्या, कि देखो हमें मालूम है कि अच्छा आप ही बताओ, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पानी में है कि आपका एयर में है, तो दोनों जगह H2O लिखते हैं, मतलब उसमें भी ऑक्सीजन है। बट ऑक्सीजन एटमोस्फेयर कंपैरिजन पानी में थोड़ा लो है ना। तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है, तो भैया जो पानी में जो वो रहते हैं, जैसे हम तो नॉर्मल सांस लेते हैं, हमारी रेट जो हमारी रेट होगी, मान लो हम कुछ स्पीड से हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अब जिनके पास ऑक्सीजन कम है, तो वो क्या चाहते हैं, वो हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लें, जल्दी जल्दी लें। ठीक है, तो जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, बहुत फास्टर होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, मतलब जो जमीन पर रहते हैं। जाहिर सी बात है भैया, उधर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लेने के लिए ब्रीदिंग की रेट जो होगी, ब्रीदिंग की जो स्पीड होगी, वो क्या होगी, फास्टर होगी एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन कम होता है। इस तरीके से समझो। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिशेस टेक्स वाटर थ्रू देयर माउथ, अपने माउथ से पानी लेती है, और गिल से गिल से आपका ऑक्सीजन लेती है। गिल से आपका ऑक्सीजन अपने ब्लड में डिजोल्व करते हैं, वहां से उनको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ठीक टेरेस्ट्रियल, ऑल दीज ऑर्गन स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज सरफेस एरिया व्हिच कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सीजन रिच प्रोटेक्ट सरफेस। ठीक है, सब हटाओ। अच्छा, ये देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन, अच्छा ये चीज है, ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल। भैया हम सांस कहाँ से लेते हैं, नॉस्ट्रल से लेते हैं। द एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर। अब हमारे देखा होगा आपने कि नाक में ना बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं लगे। उनका काम क्या होता है कि जो भी हम एयर ले रहे हैं, उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल है, तो उस हेयर की वजह से वो डस्ट पार्टिकल रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हद तक रुक जाते हैं। द पैसेज इज ऑल्सो, अच्छा आपको मालूम, छींक जैसे कभी कभार आ जाती है, क्यों आती है, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल आपके अंदर चले जाते हैं, इस वजह से आपको छींक आ जाती है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड अप विद म्यूकस विद हेल्प इन द प्रोसेस फ्रॉम हेयर इन द एयर पैसेज थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो थ्रोट, गले से होते हुए लंग्स में जाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन थ्रोट, ये सब पैसेज होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें वो याद रखना है, सीरीज याद रखनी है। सबसे पहले नसल पासेज, फिर कहाँ से जाएगी, अरे हाँ, नसल पासेज से जाएगी, फिर कहाँ से जाएगी, फिर आपकी जाएगी फेरनेक्स में, फिर ये हो गया दो, ये हो गया लार्नेक्स में। ठीक है, फिर ट्रैकिया में, फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में। ठीक है, फिर कहाँ जाएगी आपके, ब्रोंचाई में, लंग्स में, फिर ब्रोंचाई में गई, फिर लंग्स में जाएगी, फिर ब्रोंचाई जो भी है, वहां से होते हुए आपके एलिवेलर सैक में जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। याद क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले गई नसल पैसेज में। देखो जैसे एबीसीडी चलती है वैसे ही चलते हैं। सबसे पहले, नहीं यार थोड़ा अलग हो जाएगा, कोई नहीं, आप याद कर लो, नसल पैसेज, फेरनेक्स, लैरनेक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फिर आपका ब्रोंचाई, लंग्स, लंग्स में जाएगी। ठीक है, ब्रोंचाई में जाएगी, अच्छा लंग्स में, ब्रोंचाई में जाएगी, फिर ब्रोंचिल्स में जाएगी, और एलोवेलर सैक में जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। नसल पैसेज, फर्नेक्स, लेनेक्स, ट्रैकिया, तीन चार भी चीज याद कर लो यार, आप होगी नहीं। ठीक है, इतना बड़ा नहीं देगा, ज्यादा पाँच छह देगा। शुरुआत के चार पांच याद कर लोगे तो बस बचाएगा नहीं कुछ। ठीक, तो नसल पैसेज, फेरनेक्स, लेनेक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और फिर आगे ब्रॉन्च, ये सब। ओके, अब आपको मेन चीज यहाँ पे क्या रखनी है कि कहाँ गया ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल। हाँ, ठीक ठीक ठीक।
ऑल पार्ट्स ऑफ द डिफरेंशिएट ह्यूमन बीइंग एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लिखा है वो लाइन? अरे कहाँ पे लिखी है? जी जी। आपको मेन चीज यहाँ पे क्या रखना है कि सर जब भी आप सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है भैया, ये आपके रिब्स हैं और ये जो है ये आपका डायफ्राम होता है। जब भी आप खुद ही सोचो, जब भी आप ब्रीद इन करोगे मतलब लंग्स क्या होंगे, ऊपर उठेंगे। लंग्स क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, है ना। देखो समझो, ये जो आपका डायफ्राम है ना, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। तो इधर समझो, मान लो सपोज के लिए एग्जांपल पे लो, यहाँ पे मैंने कुछ टांग के रखा है, यहाँ पे दो सामान रखे हैं। अब इन दो सामान को ऊपर पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा। और जब मैं इसको खींचूंगा तो ये डायग्राम आपका कैसे दिखेगा, प्लेन दिखेगा। तो बस यही चीज होती है जब आप ब्रीथ इन करते हो। तो ब्रीथ इन मतलब आप सांस ले रहे हो, तो सांस लेने में क्या होता है, आपकी जो रिब्स होती हैं वो अब ऊपर की तरफ जाती हैं। रिब्स क्या होती हैं आपकी, ऊपर की तरफ जाती हैं। और आपका डायग्राम क्या है, जब ये ऊपर उठाता है ना भैया, इसने क्या ऊपर उठाएगा तो प्लेन हो जाएगा। ऐसे ही आपका जब डायग्राम ऊपर उठाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। ब्रीथ इन में लंग्स ऊपर जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे और आपका डायग्राम प्लेन हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। ब्रीथ आउट में आपके लंग्स नीचे आएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे और आपका डायग्राम फिर से ये डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार लिख देते हैं। क्या सर, ब्रीथ इन में हमारे जो लंग्स हैं वो क्या अपवर्ड जाएंगे और आउटवर्ड मतलब थोड़े बाहर की तरफ निकलेंगे। देखते हो सीना हमारा फूल जाता है। ठीक है, और डायग्राम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। यहीं पे अगर ब्रीथ आउट करेंगे तो आपके लंग्स क्या होंगे, इनवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। एक तो इनवर्ड होंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। ठीक, और आपके डायग्राम क्या होंगे, डोम शेप बना लेंगे। ठीक है सर, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है, लेवल ऑफ सैक कैसे इनहेलेशन, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, एक्सहेलेशन। अच्छा, एक और चीज कि देखो क्या होता है, हमारे अंदर ना एक हीमोग्लोबिन होता है। इस लाइन को पढ़ते हैं, देखो इस वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। When the body size of animal is large, the diffusion on pressure, देखो आप when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone can take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. Human being, the respiratory pigment is hemoglobin. देखो क्या होता है, बात समझो। अगर कोई छोटा एनिमल है और उसके पास है लंग्स, तो उसके लंग से उसके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, मानते हो कि नहीं, ऑक्सीजन है, हमारी हर के बॉडी पार्ट का ऑक्सीजन जरूरी होता है। पर मान लो हमारी जैसे कोई बड़ी बड़ी शरीर है, तो आपको मालूम है कि हमारे पूरी बड़ी सिर्फ लंग से ही जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसी के थ्रू हमारे पूरे टो से लेकर सर तक पूरे ऑक्सीजन नहीं जाते। हमारे अंदर एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अगर आपके पास सिर्फ लंग्स होता ना, तो आप कम से कम 3 महीने में आपकी एक बार पूरी ऑक्सीजन ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ 3 महीने में एक बार जा पाती। पर हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो कि हर जगह प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेके हर जगह छोड़ देता है। ठीक, और इसकी खास बात क्या है, हमारे मतलब हमें क्या पता है खास बात, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक, तो हीमोग्लोबिन आराम से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे बस कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक, तो ये था सर आपका रेस्पिरेशन। अब हम आ जाते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक, अब ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या पढ़ना है भैया, चलो आ गया। अब देखो हार्ट आ गया। अब मैं आपको एकदम बहुत आसान तरीके से एकदम याद करा देता हूँ। क्या है सर, आपका हार्ट है ना। देखो बस आराम से समझो, एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो मेन पॉइंट्स है उसको हम याद कर लेंगे। देखो सर, ये सर आपका हार्ट स्क्वायर शेप का नहीं होता, बट आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक, हमारे हार्ट में सर 4 चैम्बर्ड होते हैं। क्या बोला मैंने, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं। अब हमारे हार्ट के लिए राइट क्या है, हमारे हार्ट के लिए राइट ये है और लेफ्ट क्या है ये। तो सबसे ऊपर जो आएगा वो क्या होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम।
ठीक, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ए ऊपर आता है अल्फाबेट में और बी नीचे आता है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह ये भी राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, बात समझ गए? कोई भी दिक्कत नहीं है? एक सेकंड रुकिएगा, कुछ ये जाएगा इधर। ठीक, ये ठीक है। अब ऊपर जो है हमारे क्या है, लंग्स है, और नीचे क्या है, एक मिनट थोड़ा इसको कम कर देते हैं। नीचे क्या है इधर, बॉडी। नीचे क्या है, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम है, बॉडी ऑर्गन्स मान लो। अब 4 वायर होती है हमारे पास, कौन सी? एक लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम को जाती है, ठीक, फिर एक वेंट्रिकल से बॉडी पे, फिर बॉडी से वेंट्रिकल पे, और सॉरी वेंट्रिकल बोल रहा हूँ, आर्ट्रियम पे, कहाँ से, आर्ट्रियम से, और फिर वेंट्रिकल से लंग्स पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो होता क्या है। देखो सर, इन वायर के हमने कुछ नाम रखे। कौन सा? पहला नाम है आपका, इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, इसका नाम है अओर्टा, AORTA। ठीक, इसका नाम है वीना कावा, और इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज। देखो सर, होता क्या है, हमें मालूम है कि हमने लंग से क्या लिया सर, सांस लिया। क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन जो है ना हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है। तो जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है तो सर इस हिसाब से हमारे ब्लड दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ऑक्सीजनेटेड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, और डीऑक्सी मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक, तो खुद ही मानो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से होगा, लंग्स ऑक्सीजन ले रहा है तो ब्लड में घोल देगा, मतलब लंग से जो भी खून आएगा वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है? तो याद रखेंगे सर, इस बात को याद रखेंगे कि आपकी वेन्स जो है, क्या बोला मैंने, वेन्स, VEINS, वेन्स जो है क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, बात समझ आ गई? अभी सिर्फ इतनी चीज देखो। तो क्या होता है सर, लंग्स से सर आपके ब्लड आता है, लंग्स से सर आपका ब्लड आता है कहाँ से, ये दूर दूर जा रहा है, ये पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स में कहाँ जाता है, हार्ट में, और हार्ट में कौन से चैम्बर में, लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। कौन सा ब्लड है सर ये, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया, लेफ्ट आर्टरी में आ गया। पहला स्टेप ये हो गई, ठीक है। दूसरी स्टेप सर यहाँ पे आई, दूसरी स्टेप से सर वो खून कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तीसरी स्टेप, तीसरी स्टेप से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाता है, कहाँ पे, कहाँ पे जाता है, अओर्टा से होते हुए, मतलब चौथी स्टेप में कहाँ पे जाता है, वो बॉडी ऑर्गन में चले जाता है। ठीक है सर, बात समझ आ गई? क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स में, फिर वो गया लेफ्ट आर्टरियम में, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा से होते हुए कहाँ गया, वो इधर आ गया बॉडी ऑर्गन में। ये तो भैया हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी में जो कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं, देखो साइकिल इस प्रकार से चलती है कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना होता है, और जो नहीं, जो ब्लड जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है उनको लंग्स में भेजते हैं, तो वो ऑक्सीजन होकर फिर ऐसे ट्रांसफर होते हुए आते रहते हैं। ठीक है। अब अब हम उसकी बात करें जो कि ब्लड, जिन ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अब पहला काम होता है इनका, जो जिनके पास ब्लड ऑक्सीजन नहीं है, क्या, जिनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, तो ये होते हैं यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी ऑर्गन से वीना कावा उठाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पहला काम। वो कहाँ पे लाता है, राइट आर्टरी में, दूसरा काम। राइट आर्टरी में कहाँ छोड़ती है, राइट वेंट्रिकल में, तीसरा काम। और फिर वो यहाँ पे कहाँ छोड़ता है, वो यहाँ पे छोड़ता है, इसमें किसमें, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में। लंग्स में क्यों छोड़ता है, ताकि ब्लड जो है वो उसके पास, उसके उसमें ऑक्सीजन मिल सके। बात समझ में आ गई सर? तो ये पूरी प्रोसेस थी आपकी हार्ट की। होता क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी वेन से, तो लेफ्ट लेफ्ट आर्टरी में,
लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से गया अओर्टा से होते हुए बॉडी आर्टरी में। ये सब किसकी बात चल रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब बॉडी में कुछ ब्लड ऐसे होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, तो उनको ऑक्सीजन देना जरूरी है, ठीक। तो वो ब्लड निकलते हैं वीना कावा से होते हुए राइट आर्टरियम में, वो ब्लड जाएंगे राइट वेंट्रिकल में, फिर वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ तक जाएंगे? लंग्स में, ताकि उन ब्लड को ऑक्सीजन मिल सके। मतलब ये क्या कैरी करते हैं? ये कैरी करते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन शॉर्ट, वेन कैरी करता था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आपकी आर्टरीज जो है वो क्या कैरी करेंगी? वो कैरी करेंगी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बस इतनी चीज थी और कुछ नहीं थी। एक बार अपन इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अपनों को क्या एकदम कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक। जल्दी जल्दी एकदम करने से कुछ मतलब तो होना नहीं है। क्या बोलता है? हम बात करते हैं अपने हार्ट की। तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, because both oxygen and carbon dioxide have been transported by the blood. The heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with blood containing carbon dioxide. डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम इसी को बोल रहे थे जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक। क्योंकि हमें मालूम है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? अपने आप मुंह से रिलीज करते हैं, मतलब अपने आप से। तो हम अपने ब्लड से होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक। अब क्या होता है? द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। क्या होता है कि जिन ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लंग्स के पास जाते हैं, ताकि वो CO2 छोड़ सके और O2 ले सके, है कि नहीं? तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट, ठीक। ये प्रोसेस जो मैंने आपको बता दी। होता क्या है, एक बार अच्छे से देखो। क्या होता है कि जिन ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिन ब्लड के पास ऑक्सीजन है, वो लंग्स से होते हुए कहाँ पे आते हैं? थिन वॉल अपर चैम्बर में आते हैं। कहाँ पे? अपर चैम्बर, लेफ्ट के अपर चैम्बर में, जिसको हमने क्या नाम दिया था? लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या नाम दिया था? लेफ्ट, कहाँ पर चलेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। The left atrium relax when it's collecting this blood. It then contract while the next chamber left ventricle लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोला भैया इसने? कुछ नहीं। लेफ्ट आर्ट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। बस इतना समझो कि जब कोई खून दे रहा है, मतलब खून दे रहा है मतलब आने दो तो आराम से सुस्ता है, क्योंकि उसे कुछ काम नहीं है, रेस्ट करेगा, ठीक। जब खून आ रहा है, पर जब उसे खून किसी को सेंड करना पड़ता है तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक। बस वैसे ही है। लेफ्ट आर्ट्रियम में खून आ रहा है तो अभी रिलैक्स है, पर जैसे ही आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा तो आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, ठीक। बस इसी प्रकार से चलता रहता है। फिर उसके बाद व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द upper chamber on the right atrium as it relaxes. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. The transfer of blood to the right ventricle, which in turn pumps into the lungs for oxygenation. देखा जो मालूम हुआ ना? तो बस आपको इतना नहीं समझो, सिर्फ आप इस डायग्राम को समझ जाओ, आपको पूरा हार्ट फंक्शन आप समझ जाओ, और कुछ मत समझो, ठीक। हमें मेन चीज क्या याद रखनी है कि भैया, एक चीज हमें याद रखनी है, क्या होती है? एक वेल्स होती है। वेल्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या होता है, ये जो चैम्बर्ड बने ना, जैसे मान लो ये चैम्बर्ड है, ये कहाँ गया? ये चैम्बर है। तो ये दोनों मिक्स ना हो तो यहाँ पे वेल्स लगी होती हैं। वेल्स क्या करते हैं कि ये दोनों मिक्स ना हो, जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो ब्लड इन दोनों में न घुस जाए, इसलिए वेल्स का कुछ काम होता है। बस इतना काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, ठीक। बस इतना काम होता है कहाँ पे? हार्ट में, ठीक है। कहाँ पे गए अपन? ठीक, इतनी बात समझ गई। अब हमें क्या देखना था? वो लाइन नहीं दिख रही यार जो याद करानी थी। maintain in animal three chambered heart deoxygenated blood have to the blood circulation। ठीक है, वो सब पढ़ लेते हैं। The separation of right side and the left side of heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy, जिनको high energy की need होती है, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have three chambered heart. देखो बात कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास चार चैम्बर्ड क्यों हैं और कुछ के पास तीन चैम्बर्ड क्यों? क्योंकि हमें क्या होती है? हाई एनर्जी की जरूरत होती है। हाई एनर्जी की जरूरत मतलब ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, हमारा जो टेम्परेचर है वो जनरली हमारे बॉडी के अंदर से डिनोट होगा। और जो थ्री चैम्बर्ड होता है, इनका जो टेम्परेचर है वो कहाँ से डिनोट होगा? इनके इन्वायरमेंट से डिनोट होगा, कि जहाँ पे रहते हैं वहां का टेम्परेचर इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। समझ में आ गई?
इसके लिए हमें हमारे पास 4 चैम्बर्ड होना चाहिए, तभी हम अच्छे से हो पाएगा, और उनके लिए 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? और कुछ भी चीज नहीं थी। ट्यूबल्स, हाँ ये है शायद। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया आर्टरीज जो है वो ब्लड कैरी करती है कहाँ से, अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से ले जाती है कहाँ तक, ऑर्गन्स में ले जाती है, कौन, आर्टरीज। इन शॉर्ट देखो मैंने भी आपको यहाँ पे लिखवाया था कि आर्टरीज जो है वो, आर्टरीज जो है, अरे यार यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया, सरकार सरकार, देखो सर, वेन्स जो है वो क्या कैरी करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड, और आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब सर आपका सवाल होगा, अरे यार ध्यान नहीं दिया, पल्मोनरी वेन्स तो ऑक्सीजनेटेड कर रही है, तो ये दूसरी वेन्स है, ठीक, आपको इस वेन्स इस आर्टरी को नहीं लेना, बस वेन्स में सभी इकलौती यही वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और आर्टरी में सिर्फ यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इन शॉर्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, वेन्स क्या करती हैं भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हार्ट से कहाँ ले जाती हैं, हार्ट से आपके लंग को ले जाती है, ठीक, लंग्स को ले जाती है। और आर्टरीज जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, आर्टरीज जो है वो क्या करती है, आर्टरीज जो है हार्ट से ऑर्गन्स तक लेके जाती है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ कि भैया हार्ट से प्रेशर से आ रहा है, तो प्रेशर से आती हुई तो हमने क्या बोला कि प्रेशर को मेजर को इन सबको कौन करेगा, विल्स करेगा। तो विल्स किसमें प्रेजेंट रहेगी, इसमें कि इसमें, तो याद रखेंगे कि विल्स किसमें प्रेजेंट होती है, जनरली आर्टरीज में प्रेजेंट होती है। एक और पढ़ लेते हैं, देखो आराम से समझो, क्या बोलता है कि आर्टरीज जो है क्या कैरी करती है, फ्रॉम दी हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, हार्ट से अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाती है। ठीक है, वहीं वेन्स क्या करती है, वेन्स कलेक्ट दी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ठीक, ये देखो ये हमने डायग्राम बनाया था ना, ये कहाँ गया, ये देखो ये क्या कर रही है, वीना कावा है, तो ये क्या है, वेन्स ही है। ठीक, तो बॉडी से कर रही है और हार्ट को पहुंचा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। द स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो किसकी थिक सेल वॉल होगी, किसकी थिन, तो भैया जो हार्ट से खून आता है ना वो बहुत तेजी में आता है, मतलब बहुत हाई प्रेशर में आता है, तो आर्टरीज की जो है वो थिक होंगी, और वेन्स की जो है उतनी थिक नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस बाय प्लेट्स। भैया प्लेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्यों क्या करती है, वो ब्लड क्लॉटिंग करती है, क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है, जहाँ पे इंजरी, जहाँ से खून निकलता है ना, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, खाली प्लेटलेट्स का इतना ही समझो। ठीक है, लिम्फ क्या है, देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज क्या टिश्यू फ्लूइड, भैया एक लिम्फ होता है, थ्रू द पोर्स इन द वॉल्स ऑफ अ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल एस्केप। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं कि, ठीक है देखो बस आप इतना समझो कि जो कैपिलरीज होती है ना, तो उनके वॉल्स में एक पोर होता है, और उस पोर से प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल ये सब बाहर निकल जाते हैं, और कहाँ पे चले जाते हैं, टिश्यू में, तो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू फ्लूइड बना लेते हैं, या फिर हम उसी को क्या बोल सकते हैं, उसी को हम लिम्फ बोल सकते हैं। ये क्या करता है, लिम्फ कहाँ ड्रेन होता है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन होता है, और ये क्या कैरी करता है, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट कैरी करता है, क्योंकि जो कि बाद में कहाँ, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बचती है वो कहाँ पे जाके ड्रेन करते हैं, वो जाके बाद में वापस ब्लड के पास वापस भेज देते हैं। सिर्फ लिम्फ के बारे में इतना याद रखो, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन तक बस थोड़ा सा बचा है, उसके बाद फिर अपन को इवैक्यूज करना है, ज्यादा नहीं बचा है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में देखो दो चीज होती है, एक होता है सर आपका जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम, PHLOEM। ठीक, जाइलम का क्या काम है भैया, वाटर प्रोवाइड करना, वाटर देना। फ्लोएम का क्या काम है, फूड और मटेरियल्स, फूड और न्यूट्रिशन। हमने देखो टिश्यू में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, फिर भी एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो जाइलम और फ्लोएम भैया दो चीज है, जाइलम का काम क्या है, सिर्फ पानी देना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का क्या काम है, फूड ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है कि जाइलम क्या होता है सर, ये यूनिडायरेक्शन होता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब समझ नहीं आया, देखो भैया आपका जो प्लांट है ना, ये प्लांट है आपका, तो आपके रूट्स यहाँ पे होती है, रूट्स मतलब यहाँ से वाटर जाएगा, है कि नहीं, तो वाटर जो है क्या इसके नीचे भी जाएगा, तो वाटर का, जाइलम का क्या काम है कि वाटर को खाली ऊपर तक भेजे, मतलब यहाँ पे भेजे, यहाँ पे भेजे, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक, और वहीं पे अगर फ्लोएम की बात करें तो आपके
मान लो यहाँ पे लीव्स है, तो लीव्स खाना ना बनाती है, मतलब फूड ट्रांसपोर्ट कर फूड बनाती है, तो फूड जो है वो नीचे भी जाएगी, और अगर प्लांट ऊपर तक है तो ऊपर भी जाएगी। इसलिए हम फ्लोएम को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, बस इतना ही था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लेना, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं आएगी। ATP osmotic pressure, thermometer, heart tissue have less pressure, flame tissue which have less pressure। ठीक है, ठीक है। अब सर अपन आ जाते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखो, सिर्फ आप पढ़ो और कुछ भी मत करो। एक्सक्रीशन में क्या होता है भैया, कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो किस तरीके से कैसे फिल्टर होके कहाँ कहाँ से निकलता है, बस हम उसी के बारे में, एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। याद रखेंगे, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है किडनी आती है। ठीक, फिर यूरिटर्स आता है, ये देखो यूरिटर्स दिख रहा है आपको, यूरिटर्स आता है। फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर आता है ये। ठीक, और फिर बाद में यूरिथ्रा आती है। आपसे पूछ देगा सर, सीरीज ही पूछेगा आपसे कि सबसे पहले किडनी, फिर यूरिथ्रा। ठीक है, ये क्या है आपका यूरिटर, सॉरी यूरिटर, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किडनीज आर लोकेटेड इन दी एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। दो किडनी होती है जो कि हमारे बैकबोन के इधर उधर होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes थ्रू द यूरिटर्स एंड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरिथ्रा। आपकी जो भी यूरिन वोरिन है इन सबसे पास होकर कहाँ पे स्टोर होती है, यूरिनरी ब्लैडर में होती है। ठीक, ये किससे कनेक्ट होती है, नर्वस टिश्यू से। मतलब आपको बहुत ज्यादा लगती है ना, तो उसके लिए। ठीक, जब भी आपको ज्यादा लगेगी, मतलब नर्वस टिश्यू जब भी आपको ऐसे लगेगी, तो आप उसको जाके रिलीज कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी थी, और कुछ भी बड़ी चीज नहीं थी। आगे क्या बोलता है कि भैया, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग, नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। भैया इसका काम ही क्या है, कि आपके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकाला जा सके। ठीक है, इसलिए किडनी यूज होती है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज आर Basic filtration unit in the kidneys, like the lung, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with cup-shaped end of a coiled tube called Bowman capsule. बात समझ आ गई कि आपकी बेसिक फिल्ट्रेशन क्या है भैया, आपकी किडनीज में होती है। अब वो किसकी बात कर रहा है, एक कैप्सूल होता है जिसको हम बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। वो क्या होता है, एक कप शेप का कॉइल ट्यूब होता है जो कि किससे बना होता है, कैपिलरी से बना होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, सब ऐसा इन्फ्लेटर इनिशियल फिल्ट्रेट करता है, ये भी filtration unit called nephrons. Each kidney has large number of these filtration unit is called nephron. Packed close together, some substance the initial filters such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed and the urine flows along the tube. अब देखो उसको डिटेल में एकदम बताया गया कि भैया इसका हर एक काम होता क्या है। बस आपको जो मेन मेन चीजें, सिर्फ आप वही चीज याद रखो और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतना ही था सर आपका एक्सक्रीशन। अच्छा, एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट में बस एक छोटी चीज याद रखो, क्या मालूम है कि भैया एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट का कैसे होता है। वो भैया, वो देखो कुछ बहुत प्रकार से होता है। जैसे कि मान लो अगर वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, तो वेस्ट प्रोडक्ट आपका जो प्लांट है वो कैसे करता है, आपकी लीव्स को फॉल कर देता है। ठीक, अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन और गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। ये आपको बहुत बस इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। सबको मालूम है कि प्लांट जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बट ये बहुत कम लोग को मालूम होता है कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में भी निकालते हैं। ठीक, बस इतनी चीज आपको याद रखनी थी। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो गया। बस एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गई, अभी अभी ध्यान में आया मेरे, क्या है, कहाँ गई, ये ब्लड प्रेशर। सर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए एकदम सडन याद आ गया। देखो क्या होता है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। वो फोर्स जब ब्लड ऐसे बहुत तेजी तेजी से वॉल पे धक्के मारे ना, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक, अब ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैट इन वेन्स। क्यों ऐसा बोल रहा है कि आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। ऐसा क्यों बोल रहा है सर, क्योंकि आर्टरीज जो है, आर्टरीज ब्लड कहाँ से कहाँ कैरी करती है। आर्टरीज जो ब्लड हार्ट से आपके बॉडी ऑर्गन्स में कैरी करती है कि नहीं। तो जो खून हार्ट से आता है बहुत तेजी स्पीड में आता है, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, आर्टरीज में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई।
द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इस चीज को याद रखेंगे, क्वेश्चन में आ चुका है, फिर बोल रहा हूँ इसको, इस चीज को याद रखेंगे। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग ए वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स, डाय मतलब मर जाना, मतलब रिलैक्स हो जाना, ऐसे याद रखो, ठीक। सिस्टोलिक जो बचा वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। अब नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, 120 mm का, और जब मर जाओगे, डाय हो जाओगे, तो मतलब याद कराने के उस पे, तो आपका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 120 होगा सिस्टोलिक का और 80 होगा किसका, डायस्टोलिक का, ठीक। तो बस इतनी चीज थी जो कि लाइफ प्रोसेस में थी यार, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया हो। एक बार फटाफट अपन सीधे जल्दी जाते हैं अपने पीवाईक्यूज पे, फिर वो भी कर लेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल। देखो जल्दी जल्दी करते हैं, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, नहीं भैया, इसको दूसरा पेन ले लो क्या, ठीक है। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच कॉज रिडक्शन ऑफ वाटर, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट, ये भी गलत है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए सर, क्या अभी अभी हम पढ़ के, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। देखो लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक। तो आंसर क्या होगा आपका, डी, ठीक है। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं किस में, फोटोसिंथेसिस में, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट, अब बताइए। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सही बात है। तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज टू स्प्लिट वाटर, नहीं। लाइट एनर्जी सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं होता साहब, रिड्यूस होता है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, देखो बार बार सिर्फ उसी चीज पे आ जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या काम नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, ये कौन सा है, अच्छा एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, देखो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन आपका वही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी ही बोल रहा है। ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं, तो ये नहीं है। मतलब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन मतलब लाइट भी होती है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी भी होती है, पर ऑक्सीडेशन थोड़ी होता है, वो तो रिडक्शन होता है, ठीक। आंसर आपका ये वाला सही है, नॉट पूछा इसलिए ये सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कौन कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोरोफिल जरूरी है, CO2 जरूरी है, वाटर जरूरी है, अरे O2 तो खुद ही बनाता है, O2 कहाँ से, नॉट पूछा है, मतलब ये आंसर क्या है, O2, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसमें से कौन सा नहीं बनता है, तो इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, वाटर भी बनता है, मीथेनॉल नहीं बनता। इथेनॉल कहाँ बनता है, इथेनॉल जो है आपका कहाँ बनता है, ईस्ट में बनता है, लैक्टिक एसिड आपके मसल सेल्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ बन जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। इन विच पार्ट ऑफ द सेल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, देखो पूछ दिया ना, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो वो है आपका साइटोप्लाज्म, देखो एक बार आपको दिखा देता हूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। डिंग 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 डिंग। तेरा मेरा प्यार मगर फिर क्यों, देखो ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका तो करा दिए कि भाई ग्लाइकोजन किस में होता है, एनिमल सेल में, और स्टार्च किस में होता है, प्लांट सेल में। आगे देखो, पल्मोनरी आर्टरीज, कैपिलरीज, कोरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, कुछ नहीं पता तो कम से कम कुछ चीजें तो पता होंगी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है, हार्ट से लंग्स में लेके जाती है क्या, क्या पूछा गया, विच आर द लिस्ट आंसरिंग द कोड गिवन बिलो, जो मतलब वही मैच ही करना है ना, बस मैच करिए। देखो
वेन्स क्या करती हैं? वेन्स लंग्स से हार्ट में लेके आती हैं। कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, मतलब डी का क्या होना चाहिए? डी का 1 होना चाहिए। डी का जो है कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो डी का 1 मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। और ए पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? वो हार्ट से लंग पहुंचाती है, क्योंकि क्या एकलौती आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन एकलौती आर्टरी है जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई है। अच्छा, अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुई। ठीक, फिर क्या बोलता है? कैपिलरीज कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल कोरोना आर्टरीज। अच्छा, आर्टरी है तो आर्टरी का मेन काम क्या होता है? कि ब्लड को हार्ट से मतलब ऑर्गन में लेके जाए। तो सी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, मतलब आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। विच वन द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ा था। फिर ठीक है, सो इन्फेक्शन प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज, फिर से वही बात आ गई। देखो, एक ही बात पे कितने क्वेश्चन पूछते हैं। रेड ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए विच रेस्पिरेशन इज ह्यूमन बीइंग द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन। वाह, ये बढ़िया क्वेश्चन। देखो, इन सब में तो हमारी आती है, पर जो एक्चुअल होती है वो कहाँ से गैसियस एक्सचेंज होती है, मतलब CO2 जाता है और O2 लेता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये होगा एल्वेलाई। देखो, देख लो एक बार आप भी। डिंग डिंग डिंग। कहूंगी। ये देखो, the alveoli provide a surface where the exchange of gases takes place। ठीक, तो कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है? एल्वेलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है? एल्वेलाई में होती है। एल्वेलाई में आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। इस पे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन बोला है। इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच सिक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्मोन का काम हो गया, इसको हम अगले अगले इसमें करेंगे। ठीक, नेक्स्ट में जब पढ़ेंगे तब, अभी तो मालूम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो फिर से पूछ रहा है कि भैया एक करेक्ट सीक्वेंस बताओ यूरिन फ्लो का। सबसे पहले क्या आएगी? किडनी में। फिर कहाँ पे जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में। नहीं। आखिरी में कहाँ पे जानी चाहिए? यूरिथ्रा में, तो यूरिथ्रा होनी चाहिए। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तो नहीं है। ठीक, और यूरिथ्रा ये हो सकता है, ये हो सकता है, यूरिटर नहीं हो सकता। एलिमिनेशन बता रहा हूँ कि मान लो अगर आप नहीं हो पाए, किडनी से सीधे यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये भी नहीं जा सकती। बच गया क्या? किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी हो जा पाएगा काम। अब क्या बोलता है? इन ह्यूमन बीइंग यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड्स। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ से आता है? तो है आपका फैटी एसिड से। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फॉर द डाइजेशन ऑफ carbohydrate, protein and fat enzymes such as amylase, trypsin and lipase are required. It is secreted into the क्या मतलब? अच्छा, कौन सा एंजाइम के रहते हुए यहाँ कहाँ से होते हैं? तो आपके ट्रिप्सिन और लिपेज कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो आपका क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस से। सही है ना? पैनक्रियाटिक जूस से आपके ट्रिप्सिन लिपेज होते हैं। ठीक, बाकी बाइल जूस ठीक है, सही है। Which of the following pair of enzyme do not work at acidic pH? तो देखो, किस किस का एसिडिक पीएच नहीं होता है? तो भैया आपके पेप्सिन का तो होगा ही होगा। जहां जहां पेप्सिन है वहां पे तो कैंसिल ही कर दो। मतलब पेप्सिन क्या भैया, आपके स्टमक में कौन कौन होता है? HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। तो पेप्सिन तो एसिडिक मीडियम में है ही। उसने पूछा नॉट वर्क, तो जहां जहां पेप्सिन होगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन है। तो आपका आंसर ट्रिप्सिन और अमाइलेज, ये एसिडिक में काम नहीं करेंगे। ठीक, फिर पूछता है लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग। इट इज फॉर्म ड्यू टू to give extra energy from fat, to give extra oxygen from lungs। कहाँ से ऑक्सीजन देगा? उसके पास तो खुद ही लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी तो देगा ही नहीं, तो टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम फैट, वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा फैट से, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की कमी तो खुद होती है। ठीक, तो सर ये था आपकी पीवाईक्यूज। एक बार जल्दी से अपन एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है,
फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत क्वेश्चन तो बहुत सारे, कितना टाइम हो गया है? बस 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में अपन को फटाफट करना। देखो क्या बोलता है, ठीक है तो फटाफट पढ़ते हैं। देखो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। क्या है? वो पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट मतलब क्या है कि भैया सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ये तो करेक्ट है। स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी करेक्ट है। कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नहीं सर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो भैया कौन कौन सा है आपका? मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, एमिबा, ईस्ट मशरूम और ब्रिक मॉडल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब है आपके फंगाई के। ये भी हमने कल पढ़ा था, मतलब उसमें डाइवर्सिटी चैप्टर में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हेटरोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Heterotroph utilize solar energy, नहीं। Heterotroph they are नहीं। Heterotroph capable converting carbon dioxide, करेक्ट स्टूडेंट यही है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? सबसे पहले माउथ में जाएगा, स्टमक में, माउथ में, ईसोफेगस में, मतलब ये स्टमक से कैंसिल, माउथ से स्टमक में कैंसिल, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्टमक, हाँ तो ये सही है। माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस में, फिर पेट में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in mouth cavity will be affected? ठीक, तो क्या होगा? Starch breaking down into sugar, protein breaking down into amino acid, fat, absorption of vitamin। मतलब इसमें से अगर सलाइवा कम पड़ गया तो भैया आपका क्या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो हमने पढ़ा था कि यार देखो, आपका जो सलाइवरी वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। ठीक, तो स्टार्च जो ब्रेकिंग टू शुगर है, ये अफेक्ट होगा, मतलब ये नहीं हो पाएगा। ठीक, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे यार इसका तो आंसर ही म्यूकस है। ठीक, कि म्यूकस आपके स्टमक को HCl से कौन बचाता है? म्यूकस। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर? तो कहाँ पे मिलता है आपको? स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे मिलता है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दिस राइस वाटर कंटेन स्टार्च। हमने यही चीज किस में करके रखी थी? आपके लीफ में करके रखी थी। ठीक, तो वो भी किसका एग्जांपल थी? स्टार्च का। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? कहाँ पे फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है? बता, स्टमक में तो नहीं, माउथ कैविटी में नहीं। अब इसमें से कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से फाइनली हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन में? ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो ये होगा आपका सर स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों सर? क्योंकि हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और आपके प्रोटीन्स फाइनली कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, इसलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। नेक्स्ट, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लिपिड डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं सर। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, नहीं। ट्रिप्सन एंड लिपेज डाइजेस्टिव फैट, नहीं। ट्रिप्सन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपेज इमल्सिफाइड फैट, आंसर डी इसका करेक्ट है। ठीक, which air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of। इसमें क्या बोल रहा है सर? कि भैया मुंह से कोई एयर मारनी है ताकि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाए, तो मुंह से कौन सी एयर आएगी? ऑक्सीजन आएगी कि CO2 आएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल्की टर्न कर देती है। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या पूछता है, सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट में कैसा होता है इसको पूछा है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में, तो पहली चीज तो सब में सही लिखी है। ठीक है, अब पायरुवेट को ईस्ट में करना है, मतलब ईस्ट में वो क्या बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या लिख के रखा है यार? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता है, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यहाँ पे ईस्ट होना चाहिए। हम्म, पूछ क्या रहा? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ anaerobic reaction in yeast।
देखो माइटोकॉन्ड्रिया, चलो मान लो अगर इसका सही भी है तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा नहीं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में तो इथेनॉल तो बनता ही नहीं है, वो तो हटा ही दो। ठीक, साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड भी नहीं बनता, माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड भी नहीं बनता, तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इशू कर देते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब जिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और H2 और एनर्जी बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यही होगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट प्लस एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो देखो मैंने इसको इससे क्यों नहीं किया कि पायरुवेट प्लस एनर्जी बनाता है। ठीक, बी और डी में से कुछ होता है, पर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये बनाएगा पायरुवेट प्लस एनर्जी, फिर वो किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी देगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेल जब करते हैं तो रिब्स मूव इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ जाते हैं, और डायग्राम रेज्ड हो जाते हैं क्या? नहीं भैया, जब आप इनहेल करते हो ना तो आपकी रिब जो है इनवर्ड और अपवर्ड होती है, और डायग्राम फ्लैटेंड होते हैं, रेज्ड नहीं होते। ठीक, इन दी एल्वेलाई एक्सचेंज, हाँ, in the alveolar exchange of gas takes place. Oxygen from alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from alveolar air. Hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. Alveoli increase surface area for exchange of gases. तो देखो इसमें से करेक्ट कौन है? सबसे पहले भैया फोर्थ तो है ही, फोर्थ तो आना ही चाहिए, तो या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पढ़ते हैं कि अच्छा फर्स्ट तो गलत ही है, तो मतलब ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या? सेकंड और फोर्थ। ठीक, सेकंड और फोर्थ आपके एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो करेक्ट सीक्वेंस पूछ गया। सबसे पहले सर आपके नॉस्ट्रल्स में, नॉस्ट्रल्स में, फिर आपके फेरनेक्स में, लाइनेक्स में, ट्रैकिया में। देखो मैंने बोला था कि सबसे पहले आपका किस में आएगा? फेरनेक्स में, लाइनेक्स में, ट्रैकिया में, लेवल में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। कुछ तो आप ऐसे ही उसको काट दोगे यार, सी तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, फिर ये ट्रैकिया, फेरनेक्स, लाइनेक्स, ट्रैकिया पहले कैसे आ गया, ये भी कट जाएगा। ठीक है, बस आपको ए और डी में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, ये PYQ भी है। ठीक, which of the following statement are true about heart? लेफ्ट आर्ट्रियम जो है रिसीव्स ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। ये कब से हो गया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट गलत मतलब ए गलत, और आपका डी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीडेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स while राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स। ये सही बात है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये राइट आर्ट्रियम, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये बोल रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप आउट करता है ब्लड को कि वो उसमें पहुंचे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और राइट वेंट्रिकल जो है पंप आउट करता है कि वो लंग्स पे पहुंचे। तो ये दोनों बात सही है, मतलब सेकंड होना चाहिए। तो या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। ठीक, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफॉर्म ऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। क्या लेफ्ट आर्ट्रियम जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाता है सीधा राइट वेंट्रिकल को? ये कौन सी बात है भाई, क्या क्या बातें करते हैं। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, फिर व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या चीज प्रिवेंट करती है कि भैया आपका ब्लड जो है वो उल्टे उसमें ना जाए, उल्टे फ्लो में ना जाए? तो आपकी वेल्स। ठीक है, वेल्स जो है आपकी मदद करती है कि ऑल ऑफ द होगा, बताओ। नहीं भी ऑल ऑफ द अबव, उससे कुछ नहीं। ठीक है, आगे। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। ये क्या बात है? सिंगल सर्कुलेशन मतलब उनके पास क्या होने चाहिए? उनके पास क्या फोर चैम्बर्ड हेड होने चाहिए? नहीं, उनके पास कितने चैम्बर्ड हेड होने चाहिए? उनके पास, सॉरी ये क्या हो गया, उनके पास टू चैम्बर्ड हेड होने चाहिए। जैसे अपने पास फोर चैम्बर्ड हेड है तो हमारे पास डबल सर्कुलेशन होता है। जिनके पास सिंगल सर्कुलेशन होगा उनके पास क्या होगा? दो चैम्बर्ड हेड होने चाहिए।
2 चैम्बर्ड हेड मतलब वो क्या होने चाहिए, वो जनरली होने चाहिए आपके एग्जाम्पल तो एक्सोटिस है ना बस। ये सैलामेंडर तो 3 चैम्बर्ड हेड हो जाएगा। राइना डॉल्फिन नहीं, टर्टल नहीं, इसका आंसर यही होगा बी। ठीक है। फिर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आपका है जिस। ठीक है। चूज द करेक्ट, ये सब बचा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो वाटर को स्प्लिट होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीमोग्लोबिन। क्या नहीं चाह रही है, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन हीमोग्लोबिन। ये क्या हो जाएगा, रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो टिश्यू से होते हुए निकलती है उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सिनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट। organism grow with time, organism must prepare and maintain the structure, movement of molecule does not take place among cells, energy is essential for life। ये क्या है, इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ इज। भैया आपकी सेलर एनर्जी किसमें, आपकी सेलर जो एनर्जी है वो किसमें होती है, तो वो सेलुलर मतलब ऑटोट्रॉफ में, किसमें, स्टार्च में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। 6CO2 प्लस 12H2O होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा बी वाला। 6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं है। ठीक है, 6CO2, क्या इसमें क्या अलग अलग क्या है, क्लोरोफिल सनलाइट दोनों तो सेम लग रहे हैं मुझे। 6CO2 6CO2, 12H2O क्लोरोफिल प्लस सनलाइट सनलाइट, 6H12O6 6CO2। अच्छा ये 6CO2 है और ये 6O2 है, तो नहीं भैया, आपका जो वो किसमें स्प्लिट होता है, आपके ऑक्सीजन और H2O में स्प्लिट होता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल तो होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट सी भी होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये नहीं होता है, नॉट अकर पूछा। ठीक, बस खत्म ही होने वाला। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन वाटर इन गार्ड सेल, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्या होगा आपका, हम्म। अरे आपका गार्ड सेल ओपन और क्लोज होता ही क्यों था, क्योंकि उसको चीज क्या चाहिए था, स्टोमेटा काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस, वाटर तो होनी चाहिए। ठीक है, वाटर इन गार्ड सेल्स। चूज द परफॉर्म विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन। चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। अरे कहना, नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये देखो शायद इधर दिया हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं क्या, उन लोगों ने पढ़ा नहीं क्या इसको, इसमें दिया तो था, 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 ये है क्या, देखो ये कौन सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया। ठीक है, ठीक, तो आंसर नाइट्रेट और नाइट्रेट, बस खत्म होने वाला है। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कौन सा सबसे पहले होता है, अमाइलेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, fermentation takes place in aerobic, fermentation takes place in mitochondria। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है आपका, फर्स्ट तो आपका सही है। विच ऑफ द 32, फर्स्ट तो होना ही चाहिए, तो फर्स्ट फर्स्ट मतलब ये कैंसिल, फर्स्ट तो होना ही चाहिए। फिर फर्मेंटेशन इज फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक, विदाउट ऑक्सीजन वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर्स, द रिजल्ट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। कोई बड़ी चीज तो है नहीं इसमें, आंसर में क्वेश्चन में आंसर दिया था। ठीक है, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अ बॉडी, देखो फिर से पूछ दिया, किडनी आखिरी में यूरिनरी ब्लैडर आएगा नहीं, देखो ये सब PYQ है, जो NCERT एग्जाम्पलर के
देख लेना आप, ज्यादातर एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठ के सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर नहीं। ठीक है, तो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी भी पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्टिंग नहीं होगा, तो किडनी से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है आपका? साइटोप्लाज्म में नहीं बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? देखो, आपको क्या दे दिया, ईस्ट क्या बोलते हैं, मसल सेल्स की जगह आपको आपको जो एग्जांपल क्या दे दिया, क्लोरोप्लास्ट और, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए इसमें क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, आंसर इसका साइटोप्लाज्म होगा। क्लोरोप्लास्ट की तो कोई लाइन ही नहीं यार, गोल्गी बॉडी की तो कोई लाइन ही नहीं। ठीक, पायरुवेट की सीधे कन्वर्टेड होगा, तो आप इसी को लिख लो, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो सर, इतनी पूरे आपके एमसीक्यू से आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये चैप्टर अब इतना फिनिश हो गया। पूरे कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए, पीवाईक्यूज कर लिए। ठीक है, और एक के बारे में पूरा कहानी इसकी खत्म कर दी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही तो प्लीज इसे सपोर्ट करें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, मिलते हैं फिर कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।